नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हर्षित पाटिल। वैसे तो विकसित भारत का संकल्प एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए एक दशक पहले सत्ता में आए नरेंद्र मोदी तेजी से आर्थिक विकास की बुनियाद रख रहे हैं। क्योंकि भारत राज्यों में बटा देश है, ऐसे में किसी राज्य की आर्थिक स्थिति उस देश के विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अगर किसी देश में सभी राज्य तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ऐसा ही कुछ इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से भोपाल में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपति अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इस इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को अब तक करीब 4 लाख करोड़ के निवेश के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2047-48 तक $2 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच सकती है। वर्तमान में प्रदेश में आने वाला निवेश इसी ओर इशारा कर रहा है, जो न सिर्फ रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेगा बल्कि मध्य प्रदेश में विकास की दिशा और दशा भी तय करेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे में बढ़ेगा निवेश, बदलेगा मध्य प्रदेश। तो भोपाल में आज 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश भी डबल गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट में शामिल हो रहे निवेशकों और उद्योगपतियों को उज्जैन जाने का निमंत्रण भी दिया। इस समिट में अडानी, बिड़ला, गोदरेज जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हो रहे हैं। समिट के दूसरे दिन समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। समिट में आज की हलचल पर पहले देख लेते एक रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय इन्वेस्टर मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश में स्वागत किया। 24-25 फरवरी को भोपाल में पहली बार आयोजित हो रहा ये 2 दिवसीय समिट मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी सकारात्मक है। पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं हैं। ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम अपनी निवेश नीतियों पर बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को समझते हुए विकास के मार्ग पर बढ़ना है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये समिट को लेकर कई तरह की उम्मीदें की जा रही है। वहीं सरकार के प्रयास की प्रशंसा भी हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन जमीनी धरातल पर कितना साकार रूप लेता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो बढ़ेगा निवेश, बदलेगा मध्य प्रदेश। इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, गोकुल पटवा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, मनोज मोदी जी वो भी अर्थशास्त्री हैं, दीपक भंडारी जी हैं, अध्यक्ष ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
और संदीप मिश्रा जी हैं GIS हमारे संवाददाता, हम उसी स्थान से हैं। संदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी संदीप जी, क्या चल रहा है? थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से बोलिए, दिखाइए इस समय क्या चल रहा है वहां पे। आप सुबह से हैं, काफी आपने पूरा ध्यान उस पे दे रखा है, काफी गहन छानबीन की है, कितने का इन्वेस्ट का भी प्रस्ताव आया है, आगे क्या और होना है, कल क्या होगा, इन सब बातों को लेके आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की आधारशिला रखी गई थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से लगातार उन्होंने संघर्ष किया, अलग अलग देशों में भी उन्होंने वो गए और वहां पर उद्यमियों से बात की। भारत के अलग अलग राज्यों में उन्होंने लगातार रोड शो किए और उद्यमियों से बात की। तो आज जो उन्होंने मेहनत की वो आज यहाँ पर धरातल पे उतरती हुई नजर आई। जब हमने यहाँ पर देखा जिस तरह से यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उद्यमी पहुंचे, स्टार्टअप्स जो नए लोग अपने बिजनेस उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह के लोग आए, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से उद्यमी पहुंचे, तो ये माना जा सकता है कि लोगों का रुझान है मध्य प्रदेश में उद्योग खोलने के लिए। और जिस प्रकार से आपने एक बात कही कि कितना अभी आज के उद्योग आने की उम्मीद रही है, तो हम इसकी जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो पतंजलि ग्रुप की तरफ से ही 5000 से अधिक का निवेश की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। खुद उसके प्रमुख जो आचार्य बालकृष्ण है, उन्होंने ही कहा था। एक और भी बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि रिलायंस ग्रुप ने करीब 60,000 करोड़ का निवेश किया है यहाँ पर, निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा कुछ और अलग अलग ग्रुपों ने किया है। जी हाँ, निवेश करने का प्रस्ताव दिया है और उसका शायद आज MOU भी हो गया है। करीब आज की अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश के प्रस्ताव सरकार के सामने आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल ये आंकड़ा जो है तो इससे 4 से 5 गुना ये आंकड़ा बढ़ेगा। यानी कि जो उम्मीद सरकार कर रही थी, जो उम्मीद प्रदेश के मुखिया कर रहे थे, तो उससे कई थोड़ा सा हम करेक्ट करना चाहेंगे, संभावना जताई जा रही है। संदीप, आपको करेक्ट करना चाहेंगे, जो हमारे पास जानकारी है वो यह है कि 4 लाख करोड़ से ऊपर का प्रस्ताव आ चुके हैं, जो जानकारी है। हो सकता है आप उस जगह पे मौजूद हैं, आपको बेहतर जानकारी हो। नहीं, बिल्कुल ये जो आपके पास जानकारी है उसमें बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरा दिन अध्ययन किया और फिर उसके बाद अभी भी हम आए, तो ये हमारा आंकड़ा एक सामान्यतः एक कुछ लोगों द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कोई किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। कल शाम को सारी चीजों की डिटेल दी जाएगी, सारे डाटा तैयार किया जा रहा है और कल भी, क्योंकि दिन भर यहाँ पर उद्योगपतियों की बैठक चलेगी, लगातार 1-to-1 चर्चाएं होंगी, तो ये आंकड़ा जो आपने दिया वो उससे भी बल्कि ज्यादा जा सकता है। मैंने पुष्टि की है उनकी जो मतलब जो सामने आ चुके हैं, यानी कि जिनके MOU हुए हैं, प्रस्ताव इससे ज्यादा के बहुत ज्यादा के आए हैं। तो और उम्मीद की जा रही है यही कि कल बहुत ज्यादा ये जो ग्रोथ है यानी कि प्रस्ताव की, तो वो कल बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हम यहाँ पर कैमरामैन सुरेश से ये भी कहेंगे कि ये नजारा थोड़ा सा यहाँ का दिखाएं, क्योंकि दिन में यहाँ पर काफी भीड़ थी, बड़ी संख्या में उद्यमी थे, क्योंकि अब रात का वक्त है। जो सभी जो उद्यमी है वो रवाना हो चुके हैं फिलहाल अपने गंतव्य के लिए, और जो कल से भीड़ दिखेगी, आप सामने एंट्रेंस देख सकते हैं, जो मेन गेट है यहीं से सभी उद्यमी प्रवेश कर रहे थे, चाहे अडानी हो या फिर अलग अलग उद्यमी, तो यहां से आ रहे थे, सारे मंत्री यहीं आ रहे थे। और ये वो डोम है जो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को, मंत्रियों को और उसके अलावा जो उद्यमी आए थे उन सभी को संबोधित किया था। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी वो कहीं न कहीं साकार होता हुआ सपना दिखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। हमारे पीछे इधर भी हम डोम एक बार दिखाना चाहेंगे, इधर अलग अलग डोम बनाए गए हैं उद्योगपतियों के लिए। तो भरपूर व्यवस्था की गई है, जितना भी सरकार अपनी तरफ से इंतजाम कर सकती थी वो सारी चीजें की गई हैं। और जो कल व्यवस्था की गई है तो अलग ही है। हमारे साथ कुछ उद्यमी भी मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप?
मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं एमएसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसका आज जैसे अभी सिंगापुर कॉमर्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी एमओयू हुआ है सर के साथ। इस तरीके से हमारी एक चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है जो सपोर्ट करती है एमएसएमई स्टार्टअप यूथ को। तो आई एम रिप्रेजेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए स्टार्टअप कोच आई थिंक दैट जो हमने यहाँ देखा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन जी यादव साहब ने जिस तरीके से आज 60,000 करोड़ का जो आज निवेश का जो प्रस्ताव हम देख सकते हैं, जैसा अभी जानकारी में आया है रिसेंटली, उस प्रोग्राम को मैंने खुद ने विटनेस किया है, मैंने अटेंड किया है। और रिलायंस इंडस्ट्री ने काफ़ी बड़ी घोषणा की है और उसके अलावा भी कई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है जिन्होंने स्थानीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी 16,000 करोड़ से ऊपर का भी निवेश के लिए मंशा जाहिर की है। तो मैं देख सकता हूं कि अभी राइजिंग राजस्थान समिट भी मैंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, संभावनाएं बहुत हैं। मध्य प्रदेश अलग अलग अंचलों में बटा है। बिंद की अगर बात करिए, ग्वालियर चंबल की बात करिए, मालवा अंचल की बात कीजिए, महाकौशल की बात कीजिए, हर क्षेत्र की अलग अलग खूबियां हैं। आप दिल्ली से आते हैं एमएसएमई सेक्टर से, तो आपको क्या उम्मीद दिखती है यहाँ पर? क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो किस क्षेत्र में आप लोग संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे जो लगता है, जैसा कि अभी हमारा जो एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया इंडस्ट्री अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल डॉक्टर इंद्रजीत घोष सर, जो हमारे चैम्बर के ग्लोबल चेयरमैन हैं, और मैं एज ए सेक्रेटरी और यूथ विंग का ग्लोबल एडवाइजर हूँ। तो मैं यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि विमेंस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जिसपे टीम सखी और कई सारे बड़े बड़े जो कार्यक्रम बेटी के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, तो उसमें अगर देखा जाए तो स्टार्टअप डेवलपमेंट से रिलेटेड हम यहाँ काफी मध्य प्रदेश में संभावना है। और मध्य प्रदेश एकमात्र जो स्टेट है एज, क्योंकि मैं पॉपुलेशन स्टडी का एलुमनस हूँ, तो मैं चलो संदीप, निश्चित तौर पे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। फिलहाल अभी सारे उद्योगपति जा चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपके पास फिर से आऊंगा, फिर जानना चाहूंगा कुछ देर बाद कि क्या हो रहा है। हमारे साथ अरसासी गोकुल पटवा जी हैं और मनोज जी हैं। मनोज जी, क्या लगता है आपको, ये इस बार ये 8वीं इन्वेस्टर मीट है, इसके पहले 7 हो चुकी है। उन 7 में जो इस प्रस्ताव आए थे, वो प्रस्ताव और आज जो प्रस्ताव आए हैं, लगभग जैसे मैंने कहा कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा प्रस्ताव आए। एमओयू, हमारे ब्यूरो चीफ हैं संदीप मिश्रा, वहां वो बता रहे हैं कि एमओयू अभी नहीं हुआ। एमओयू होने के बाद कल तक कंफर्मेशन होगा कि कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। क्या लगता है इसमें और क्या होना चाहिए मनोज जी? देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है, जहाँ तक पुरानी इन्वेस्टर मीट और आज की इन्वेस्टर मीट है, उसमें सिर्फ जो बदलाव बहुत बड़ा दिखाई दिया वो ये है कि मध्य प्रदेश के अलावा भोपाल को ये अवसर प्राप्त हुआ कि भोपाल इस इन्वेस्टर मीट को वेलकम कर सके और उसको यहाँ पर आयोजित कर सके। अब मेन बात यह है कि जब भोपाल शुरुआत करता है, राजधानी के तौर पर लोगों का आह्वान करता है कि मुझे भी एक मौका दिया जाए, मैं पूरे देश और विदेश से आए हुए सब मेहमानों का स्वागत कर सकूं और उनसे बात कर सकूं कि क्या संभावना है। तो जैसे कि केवल भोपाल की बात नहीं होती है, पूरे प्रदेश में कहां कहां क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर बात की जा सकती है और की जाती है जी। अब ये बात है कि जो एमओयू साइन हुए हैं या होने वाले हैं, उनका धरातल पे क्या मतलब बदलाव आता है या पूरा होता है, उसके बारे में चर्चा साल भर चलती रहती है जब तक नई इन्वेस्टर मीट नहीं होती। पूर्व में भी जैसे आपने कहा कि 7 इन्वेस्टर मीट हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर मीट हुई है वो खाली गई हैं जी। हर इन्वेस्टर मीट के बाद कोई ना कोई दूसरे प्रदेश से लोग ने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। खासकर बड़ी इंडस्ट्रीज ने हमेशा मध्य प्रदेश को एक अच्छे इन्वेस्ट करने की जो वो है उसके लिए सिलेक्ट किया है, हमेशा किया है। और मध्य प्रदेश की अब ये खासियत हो चुकी है कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का सवाल है, लगभग पूर्ण हो चुका है। अब ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बाकी है, तो बाकी ऐसा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है एक बार, तो उसे मेंटेनेंस तो निकलती रहती है कभी कभी थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, अब वो बात हम खत्म कर चुके हैं कि भाई अब हमें तो ये सब दे ही चुके हैं, इसके बाद की बात करनी है हमको।
तो हमें अब क्या बात करनी है, हमें बात ये करनी है कि कैसे हम उद्योगपतियों को यहाँ पर वो सहूलियतें दे सकें। उसमें भी हमने पिछले सालों में, पिछले इन्वेस्टर मीट में कई कमिटमेंट्स किए और फुलफिल भी किए हूँ। तो उससे कई इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं, केवल लार्ज नहीं खड़ी हुई हैं, मीडियम नहीं खड़ी है, स्मॉल भी खड़ी हुई हैं। तो अब बदलाव पिछले 20 साल में देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आगे का जो बदलाव है, चूंकि देखिए किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है, तो दुनिया की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह की जो 2 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ की बातें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे अपन ये शंका कर सकें कि होगा कि नहीं होगा जी। क्योंकि आने वाला समय हमेशा इस तरह के लिए हमें बताता रहता है कि हमें अब ये सब जो इंक्रीमेंट हो रहे हैं या जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है मार्केट की, उसको हमें फुलफिल करते चलना है जी। तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते हैं कि हम ये कहें आज की डेट कि हम 100 चीजें जो बना रहे थे वो 110 के लिए बन जाए, नहीं, 200 के लिए बनाना पड़ेंगी। जब 200 के लिए बनाना पड़ेंगी तो 2 लाख 4 लाख करोड़ की बात तो करना ही पड़ेगा। और ये धीरे 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 धरातल पर आते हैं और 4 से 5 साल बाद जब आप देखेंगे तो ये पूरा स्थापित हो चुके होते हैं। तो ये बात उतनी ही सत्य है कि पूरे, चाहे टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, आज हमने कोई एग्रीमेंट किया या हमने कोई एमओयू साइन किया तो कल से कोई चीज शुरू हो जाएगी ऐसा नहीं है, कुछ टाइम तो लगता ही है उसमें जी। और हमें उस पर थोड़ा सा धैर्य रख के उस पर नजर भी रखना चाहिए और सरकार को इस पे काम करते रहना चाहिए। और सरकार को ये साथ में कि जो नया इन्वेस्टर है या जो बाहर से इन्वेस्टर आया है उसको हम किस तरह से मदद करते चलते हैं, जैसे कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम लगातार बात करते रहेंगे, हम जो दे चुके हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे और आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उस पर हम बात भी करते जाएंगे और उससे हम अपनी चीजों को, जो इंडस्ट्री को है, वो किसी तरह से फ्लोरिश करने की कोशिश करेंगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। पटवा जी, हम आपके पास आ रहे हैं, एक बार हम चलते हैं, हमारे साथ ग्लोबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं दीपक भंडारी जी। भंडारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। भंडारी जी, आपकी इधर से मुझे गाने की आवाज आ रही है। हाँ, हम लोग कल्चरल इवेंट में बैठे हुए हैं जो कि इसका एक हिस्सा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। लेकिन वो कल्चरल जहां इवेंट हो रहा वहां से अगर हम आपकी आवाज लेंगे तो आ नहीं पाएगी, गाने की ज्यादा आवाज आ रही। अच्छा, तो मैं थोड़ा यहाँ से कहीं बाहर जाके बात करूँ आपसे, लेकिन यहाँ दूर दूर तक ये लग रहा है। चलिए दीपक जी, आ रही है आवाज। ये जो आज GIS हुई है, कल भी है, बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों से भी, NRI भी आए हैं। आप कितनी संभावनाएं देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति आज काफी आए थे और स्पेशली जो पार्टनर कंट्री बनी है उनके जो डेलीगेट्स हैं उनसे आज हमारी मुलाकात भी हुई, मीटिंग भी हुई जी। इसमें मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन से थे, जर्मनी से थे, कनाडा से थे, जापान से थे और उन लोगों ने काफी सारे प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के दिए हैं जी। और वो लोग टेक्नोलॉजी लेके भी आए हैं और टेक्नोलॉजी यहाँ से लेना भी चाहते हैं जी। जापान की जो सरकारी कंपनी है जेट्रो, वो यहाँ के स्टार्टअप के साथ भी आज मीटिंग की और उन्होंने जो नए कंसेप्ट हैं जो बच्चों के या जो नई इंडस्ट्रीज के, उनको रजिस्ट्रेशन कराए सीधे उनके ऑफिस में जी। तो वो हमारे लिए भी एक नया अनुभव था। और जर्मनी की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पे जो लग्जरी गाड़ियां हैं, BMW है या मर्सिडीज है या जो दूसरी और गाड़ियां हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई है। और जो जर्मन टेक्निकल कॉर्पोरेशन है जो कि थर्ड वर्ल्ड की दुनिया को, स्पेशली MSME और स्टार्टअप को मदद करती है ग्रोथ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, वहाँ के ऑफिशियल भी आए हुए थे। उनके मुंबई और दिल्ली के ऑफिसर से हमारी मीटिंग भी हुई और वो बहुत उत्साहित हमें दिखे। तो आने वाले समय में इन सब चीजों पर बहुत कार्य किया जाएगा जी। और इसके अलावा इंदौर में समिट नहीं होने की वजह से काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आज शामिल नहीं हो पाए जी, क्योंकि देवास और पीथमपुर से कुछ इंडस्ट्री वाले आए थे, लेकिन जो स्पेशली MSME की जो उद्योगपति हैं वो बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो पाए। तो हो सकता है वो कल आएंगे जी। लेकिन फिर भी मोदी जी के आने की वजह से बहुत उत्साह का माहौल था और ऐसा लगता था कि जगह कम पड़ गई थी। बाहर भी बहुत से लोग खड़े थे जो कि टीवी पर मोदी जी को सुन रहे थे जी। और डोम पूरा भरा हुआ था जी जी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई है
और एक इच्छा शक्ति दिखती है सरकार की प्रदेश के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने की। जी बिल्कुल दीपक जी, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि आपने पूरा सब आज जो हुआ है दिन भर उसमें आप ने खुद पार्टिसिपेट किया है। एक बार फिर से आएंगे कि और अनुभव कैसा रहा आपका। गुलरेज जी, चूंकि आप पार्टी से ही प्रवक्ता हैं, इसलिए आपके पास अंत में आएंगे, आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ गोकुल पटवा जी हैं। पटवा जी, जो हमने एक सब्जेक्ट रखा है, बढ़ेगा निवेश, बदलेगा मध्य प्रदेश, कितना बदलेगा मध्य प्रदेश आज के उसमें खासकर ऐसा लग रहा है। इसके पहले जो 7 इन्वेस्टर मीट हुई हैं इस तरह की, उनको भी मैंने अटेंड किया है, लेकिन कुछ ज्यादा ही इस बार उत्साह खासकर उद्योगपतियों में देखने को मिला। देखिए, इस बार काफ़ी चेंज है। आप पिछले 7 इन्वेस्टर मीट की बात करें या इसके पहले की और गवर्नमेंट्स के, और उनको अलग अलग नाम दिए गए थे जी। हमने नज़दीकी से सबको देखा है जी। पहले केवल एक उद्देश्य होता था कि कोई हमारे यहाँ आए और केवल पैसा लगाए। हम थोड़ी बहुत सुविधाएं देते थे, सब्सिडी या लोन के रूप में, या जगह मुहैया करा देते थे। ये पहला इवेंट है, पहला मेगा शो है, जिसमें यहाँ हम रॉ मटेरियल के बाद हम कुछ ऐसे फिनिश गुड्स जिनको कंज्यूम करके फिर बड़ा फिनिश गुड्स, फिर उससे बड़ा फिनिश गुड्स, उसके साथ में मार्केट, मतलब हमने पूरी एक चेन को एक दूसरे से जोड़ने की यहाँ पर सुविधा एक डोम के तले या एक छत के तले हम जैसे कह सकते हैं वो मुहैया कराई है। यानी अगर यहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा तो यहाँ से इंडिया के मार्केट में भी आप भेज सकेंगे, साथ ही एक्सपोर्ट भी होगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल या कुछ कंज्यूमेबल गुड्स, जो जिन्हें सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स भी कह सकते हैं, वो आपको इंपोर्ट भी हो सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी जिसमें सबसे बड़ा रोल है जी। बहुत सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो वर्ल्ड वाइड कई जगह नहीं है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो हमें बहुत सारी कंट्रीज से चाहिए। जैसे मैं भंडारी जी को सुन रहा था, और जो मेरे पास जानकारी है, शायद अभी जो MOU हो चुके हैं 5 लाख करोड़ से ऊपर के हो चुके हैं, जो मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो जी, क्योंकि कंफर्म तो गवर्नमेंट को ही करना है। और मैंने 2 घंटे पहले तक की जानकारी यस तो क्योंकि शाम का ही वक्त था जब MOU साइन होना शुरू हुए हैं, बाकी तो सब बाकी चर्चाएं चल रही थी, और MOU कल भी होंगे। और जो आपने आंकड़ा बताया, जैसे हमारे साथीगण ने वहाँ बताया, आपके संवाददाता जी ने, कि ये आपके आंकड़े से 3 गुना 4 गुना हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि MOU कल तक या इसके बाद 10 लाख करोड़ तक ये फिगर पहुँच जाए जी। और मैं समझता हूँ कि ये MOU उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो MOU केवल ज़मीन, बिजली या अन्य सुविधाओं के लिए होते हैं। अगर किसी को फ़ायदा होता है तो जिन कंपनियों से आज MOU हुए हैं, वो मैक्सिमम वो कंपनियां हैं मेरी नज़र में जिनके ऑलरेडी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं जी। जितने भी आप नाम लीजिए, चाहे आपने गोदरेज का नाम लिया, आप रिलायंस ग्रुप का नाम लीजिए, चाहे पतंजलि से रिलेटेड नाम लीजिए, इनका कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है। तो वो पहले से भी इस बात से सहमत हैं कि अन्य प्रांतों के मुकाबले कहीं 19, कहीं 20, कहीं 21 यहाँ उनको सुविधाएं हैं जी। तो अगर उनको सुविधाएं 22 और 23 और ज़्यादा मिलने की संभावनाएं हैं, तो स्वाभाविक है कि वो क्यों इधर उधर भटकेंगे। MP से बेहतर जगह तो संभव ही नहीं है कहीं और मिलना। तो यहाँ निवेश जो आज MOU हुए हैं वो केवल कागजों में रह जाएंगे, उससे कई गुना और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे मुझे विश्वास है। और ये कागजों में रह जाएंगे मतलब जो कागज में आज जैसा मैं बता रहा हूँ 10 लाख करोड़, वो धरातल पे भी उतरेंगे, वो धरातल पे हो सकता है उससे 2 गुना और 3 गुना तक उतर जाए जी, बशर्ते कि जिस तरीके से जो हमने पब्लिसिटी की है। अब इसको मैं दूसरे लहजे में बताता हूँ कि कोई कंपनी आती है, कोई प्रोडक्ट लाती है, विज्ञापन देती है, विज्ञापन के बाद 1 बार 2 बार तो कस्टमर को दे देती है और उसका इतना प्रोडक्ट बिक जाता है कि वो सक्सेस माना जाता है। पर क्या वो रिपीट होता है, ये उसकी सक्सेसनेस है। अगर वो कंटिन्यू अपने ग्राहक बना लेती है तो आप समझ लीजिए कि उसको फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये जो समिट है, 9वीं समिट ऐसी हो 8वीं के बाद कि जिसमें लोग खुद आके आपसे कहें कि साहब हमें ज़रूर आप लीजिए जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज के ही निवेश हैं, यही प्रस्ताव कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। मेरा लहजा ये कहने का था। और इसकी उम्मीद इस वजह से कि जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन बना है,
विदेशों की सरकारें, विदेशों के जो उद्योगपति और उनके संगठनों ने सहयोग दिया है, देश भर के उद्योग संगठनों या और भी सबऑर्डिनेट संगठन है, उन्होंने जो सहयोग दिया है, उससे उम्मीद हम ये करते हैं कि मध्य प्रदेश में इससे बेहतर अवसर सभी को, मैं केवल मध्य प्रदेश वासियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सभी को इससे बेहतर समय नहीं मिल सकता। केवल एक जो मुझे शक है, जो मैं हमेशा दर्शाता रहा हूँ कि जिसकी अभी संभावनाएं कम है या आशंका कम है, कि जो प्रशासनिक सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट अगर और बेहतर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये कई गुना ज़्यादा धरातल पर आ जाएगी। चलिए, कुछ प्रशासनिक सपोर्ट और चाहिए गुलरेज साहब। आप उज्जैन से ही हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे उज्जैन से ही हैं, प्रशासनिक सपोर्ट और चाहिए हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं। तो ये प्रशासनिक सपोर्ट आप कैसे और बेहतर दिलवाएंगे? आपने इसके पहले 7 इन्वेस्टर समिट और हुई हैं, उनको भी देखा है, और इस इन्वेस्टर समिट 8वीं जो हो रही है, इसमें दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप गुलरेज साहब? देखिए, हम तो वहां से शुरू करेंगे कि जब उमा भारती जी ने खजुराहो में पहली बार समिट की थी इंडस्ट्रीज को बुलाने के लिए, और हम खुद ही एयर टिकट दे रहे थे, हम खुद ही होटलों में ठहरा रहे थे, फिर भी 500 लोग इकट्ठा करना मुश्किल पड़ता था। और आज हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि उमा जी ने की थी कि शिवराज जी ने किया था खजुराहो में? उमा जी ने भी की थी, उनके बाद शिवराज जी ने भी किया। एक प्रक्रिया हमने जो शुरू की वो आज इस स्थिति पे हम लाके खड़े कर दिए हैं कि हजारों की संख्या में लोग अपने खुद के पैसे पे आते हैं, रुकते हैं, एमओयू करते हैं, बड़ी मात्रा में अटेंड करते हैं। और जैसे दीपक भंडारी जी वहां पर हैं, वो खुद बता रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं। और जहां तक मोहन जी की बात है, मैं मोहन जी को बरसों से जानता हूं, और मोहन जी कुछ चीजों में डेफिनेटली एक विजन रखते हैं। एक तो हमेशा करते हैं कि वो कहते रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, और उसके लिए डीम्ड मैनर में जिस प्रकार से ऑटोमेटिक अप्रूवल्स मिलना चाहिए या फिर टाइमलाइन सेट करके अप्रूवल मिलना चाहिए, वो हम करके दिखाएंगे। फिर वो हमेशा लैंड एलोकेशन पॉलिसीज जो होती है उनके सिंप्लीफिकेशन पे बात करते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर बहुत महत्व दिया है उन्होंने। फिर मेगा प्रोजेक्ट जैसे होते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स देना, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चाहे बिजली के माध्यम से हो, बिजली का सुनिश्चित करना कि बिजली की सप्लाई बराबर रहेगी, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज पर काम करना, वाटर रिसोर्सेज किस प्रकार से होना है, लेबर लॉस की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होनी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज कहां से लानी है, किस प्रकार से लानी है, जो रिबिट मिलनी है कैसे मिलनी है, प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन्स जो जैसे उज्जैन में हमने बनाया, हमने अभी 2 नए जोन बना रहे हैं, पीतमपुर में, रीवा में काम चल रहा है, उसमें कैसे करना है, और साथ में एनवायरमेंटल भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारी सरकार जो है इन सब बिंदुओं पे काम कर रही है। और हम तो बड़ा खुल के कहते हैं एक बात की, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हिंदुस्तान में बनेगी उसमें $1 ट्रिलियन मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन होगा। और हमारे पास एक बहुत बड़ी और बड़ी विविध जियोग्राफी है। आप ये देखिए ना कि हमारे पास वैसे भी जगहें हैं, हमारे पास बीहड़ भी हैं, और जहां अच्छी खासी गर्मी पड़ती है वहां पर हम सोलर जनरेशन कर सकते हैं। हमारे पास नर्मदा का क्षेत्र है जहां पर पानी जो वाटर इंसेंटिव इंडस्ट्री होती है उसको हम प्रमोशन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत उम्दा एग्रीकल्चर का जोन है जहां एग्रो इंडस्ट्री को काफी ज्यादा हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। हमने जो मेडिकल डिवाइसेस का काम करा है वो तो अच्छी तरह से उज्जैन के क्षेत्र में चल रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी फल फूल रही है पीतमपुर में। अब हमको और आगे ले जाना है और उसी विजन के साथ ही सब चीजें हो रही हैं। जी चलिए मुकेश जी, जो मैंने देखा सामान्य तौर पे जो अभी हमारे सामने आया है उसमें पावर एनर्जी, पावर सेक्टर इस तरफ ज्यादा, जैसे अडानी जी ने ही जो 1 करोड़ 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कही है, उसमें उन्होंने जो स्मार्ट व्हीकल और एनर्जी सेक्टर में बात कही। तो ये हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर में ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आने का प्रयास कर रहे हैं या उत्साह दिखा रहे हैं, क्यों मनोज जी? देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर गुलरेज साहब से बात के लिए बिल्कुल भी मतलब सहमत हूँ पूरे 100% तरीके से कि जो पिछली सरकार जो 20 साल से प्रयास कर रही थी और कर रही है और आगे भी करती रहेगी, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उन्होंने अपने काम करने में कोई भी कोताही बरती हो।
मैं पूरी तरह सहमत हूं इस बात को लेके, क्योंकि मैं उस बात का चश्मदीद गवाह कह सकता हूं, क्योंकि मैंने भी इंडस्ट्री लगाई है। मुझे पता है कि 1990 में क्या पोजीशन थी, 2000 तक पहुंचते पहुंचते क्या बदलाव आए, 2010 में क्या बदला और 2020 में क्या बदला और 24 में आज हम 25 में हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल सच है कि आज हमको, मैंने जैसे पहले ही कह दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ की दरकार अब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। हमें पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों की कोई मतलब ऐसी आवश्यकता नहीं इसके बारे में हम सरकार से कहें। वो ऑलरेडी एक सिस्टम मोमेंटम बन चुका है, उसमें मैं रोक टेक की बात नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े उद्योगों ने यहाँ पर आके निवेश किया है, इस पर भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड बताता है। चाहे वो पीतमपुर हो, चाहे वो मंडीदीप हो, चाहे वो और भी कहीं इंडस्ट्री एरिया हो, वहाँ पर लोगों ने निवेश किए हैं और वो आज चल रहे हैं और उनके कारण एमएसएमई भी चल रहे हैं। इसमें भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि एमएसएमई के साथ एक बहुत बड़ी जो कहानी वो ये है कि वो B2B पे काम करते हैं। जनरली वो अपना जो भी उत्पाद बनाते हैं वो जनरली बड़े इंडस्ट्री वाले ही कंज्यूम करते हैं, और ये एक तरह का उनका आपस का एडजस्टमेंट है, और वो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, क्योंकि वो भी बड़ी इंडस्ट्री भी डिपेंडेंट होते हैं कि छोटे छोटे उद्योग जो हैं उनको मिलकर वो सब चीज़ों पर मुहैया करा देते हैं जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं। इसके अलावा जो अब बात आ रही है कि जो एमएसएमई अब चाहते हैं कि वो अपना उत्पाद भी मतलब मार्केट में ले आएं, या उत्पाद को मार्केट में लाके रख सकें और अपने आप को B2C में जा सकें, यानी कंज्यूमर के पास सीधे वो प्रोडक्ट पहुंचे जो कि एमएसएमई ने बनाया है जी। उस चीज का जो चैलेंज अब हम देख रहे हैं वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसमें कोई मतलब ये चीज मैं मतलब डॉक्टर साहब से कहूंगा कि शायद इस चीज को वो समझेंगे, इस बात को लेके कि एमएसएमई के साथ एक छोटी समस्या ये है कि खुद का उत्पादन करना, खुद के लिए सारी चीजें मुहैया कराना, उसके बाद मार्केट की उपलब्धता देखना, उसमें अपना माल बेचना और माल से पैसे वापस लाना, और उसके साथ सारे समय पे टैक्सेस और इंडस्ट्री के साथ सारी जितनी भी मिनिमम जो सुविधाएं, मतलब जो मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस है, वो पूरे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमारा यहाँ पर ये एक सुझाव है, मैं ये सुझाव कह सकता हूँ कि चूंकि हम बड़ी इंडस्ट्री वाले हम चाहते हैं कि वो उनके साथ B2B काम कर रहे हैं, तो वो B2C में मदद करें उनकी। छोटे उद्योगों को स्थापित करने में, जैसे हम कहते हैं हमने गांव गोद ले लिया, तो छोटे छोटे उद्योगों को गोद ले सकें अगर, और उनकी वो मदद कर सकें जिससे वो फ्लॉरिश होकर आज दुनिया में अपना नाम कमा सकें, अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, अपने प्रोडक्ट अपने नाम से चला सकें। ऐसा एक प्रयास अब शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक समय था, मैंने कहा आपसे कि एक समय था जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब हमारे पास बिजली नहीं थी, हमारे पास पानी नहीं था, तो हमने सब चीज़ों का जो भी था वो पूरा कर लिया है। लेकिन अब हमारी चुनौतियां बदलती रहेंगी, चुनौतियां बनी रहेंगी। मैं ये सोचूं कि सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज से 20 साल बाद भी 2047 में भी कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने होगी, जिसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है उस समय हम इसकी बात ही ना करें जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय हम कुछ और हमारे लिए बातें होंगी जिसको हमें पूरा करना होगा, और हमको मिलकर देखिए, सबसे बड़ी बात है भाजपा का एक बहुत बड़ा नारा, मैं उसको हमेशा कभी भी किसी भी प्रोग्राम में बोलता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक दूसरे पे विश्वास, और हम करेंगे विकास। तो ये वो नारा है जहां पर हम एक दूसरे के लिए क्या सहमति कर सकते हैं, क्या एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं, क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के, चाहे वो सरकार हो, चाहे बड़े उद्योग हो, चाहे छोटे उद्योग हो, एक दूसरे के छोटे छोटे उद्योग हो, वो सारी चीजें मिलकर क्या कर सकती हैं। और इस प्रदेश के जो आपने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमको 2000 शायद मेरे ख्याल से 27 जी तक पहुंचना है, और हमें अपना भी कंट्रीब्यूशन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में करना है। तो उसके लिए तेजी लाने के लिए ये हमें छोटा सा बदलाव करना पड़ेगा, हमें साथ रहना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से कंपटीशन तो करना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ वो कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि जब कभी भी किसी को जरूरत हो, जब भी कोई आदमी थोड़ा सा ठोकर खा रहा हो, तो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ा सके। अगर ये उद्देश्य के साथ आगे चलेंगे तो 1 ट्रिलियन से मैं $2 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी कमिटमेंट कर सकता हूं यहां बैठ के। नहीं, मतलब आपका कहना जो एमएसएमई है वो जो उत्पादन करेंगे उसकी खपत कैसे हो, ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय रहेगा हमेशा, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी बहुत होती है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसमें लगभग 50% से ऊपर तो वो व्यक्ति, कोई भी जो अपना प्रोजेक्ट लेके आता, आज छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी आप देख लीजिए, कोई छोटा प्रोजेक्ट में भी आज निवेश करने जाओ तो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ से नीचे कोई निवेश नहीं होता है। और किसी भी व्यक्ति के पास 15-20 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए होता है, वो सबसे पहले बैंक से लोन लेता है। और बैंक का लोन हमेशा जो होता है
वो 1 तारीख को आपको ब्याज के रूप में वापस करना होता है, साथ में आपको इंस्टॉलमेंट भी पे करनी होती। उसके साथ बिजली का मिनिमम बिल होता है जो आपको देना होता है, लेबर देनी होती है, सारी चीज देनी होती है। और उसके बाद वो खुद व्यक्ति इतने सारे लोगों को साथ में लेके चल पाने में शायद उतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो 25 लोगों को इसलिए रोजगार दे दे कि वो लोग उसके लिए मतलब बाजार का जो काम है पूरा कर सकें, 25 लोग उसका प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि इतना छोटे जो निवेश हैं उन निवेशों को मतलब इस तरह से पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इस तरह के बड़े उद्योग, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत अच्छा शब्द कहा, गोद लेना, यानी सहायता करना या उनको आगे बढ़ाने के लिए। अब आप देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं कि हमने कई बार ऐसा देखा है, टीवी के प्रोग्राम चैनल्स में देखा है, जहां पर बड़े बड़े निवेशक आते हैं और वो कहते हैं कि हम छोटे उद्योगों के साथ, छोटे लोगों के साथ, छोटे कंसेप्ट्स को इस तरह से मतलब साथ में लेके चलना चाहते हैं। उनको भरी कुछ नहीं हो, पैसा वो लगाए ना लगाए, लेकिन उनका नाम इतना काफी होता है कि वो चीजें मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं और बिकने लगती हैं। तो इस तरह का अगर कोई बड़ा उद्योग 10-10, 5-5 उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को अपने साथ, अपने छोटे बच्चों की तरह अगर रखे, तो ये एमएसएमई भी इस देश के लिए बहुत बड़ा एक सेक्टर बन सकता है। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुलरेज साहब सुन लीजिए, एमएसएमई जो प्रोडक्ट, हाँ दीपक जी आप ही के पास आ रहा हूं। गुलरेज जी को मैं बता दूं, चूंकि वो जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की उसके प्रतिनिधि हैं, तो वो नोट करेंगे, वो अगर ऊपर तक भेजेंगे तो इस तरफ जरूर ध्यान जाएगा कि भाई जो हमने पैदा किया है उसको हम उसकी खपत कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी। जी दीपक जी, आपने इसके पहले भी एमएसएमई की तरफ आपने ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा कहा कि अभी देवास, इंदौर से लोग आने वाले हैं। आपने इसके पहले भी जीआईएस देखा होगा, और इस जीआईएस में क्या अंतर पाते हैं आप? दीपक जी देखिए, जीआईएस में जो अंतर है वो यह है कि शिवराज सरकार के समय जो समिट होती थी उस समय भी काफी इन्वेस्टमेंट आया जी, और कई लार्ज स्केल यूनिट आई इंदौर के आसपास भी, जिसमें स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, एमएनसीज भी हैं उसमें, और ऑटोमोबाइल कंपनीज का, जो स्पेशली पीथमपुर में, जैसे कि डेट्रॉइट माना जाता है मध्य प्रदेश का जी। अब बात रही एंसिलरीज की, तो आज इंदौर के आसपास ही कम से कम 100-150 एंसिलरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम कर रही है, और वो काफी बड़े लेवल पे काम कर रही है, जो कि खुद ही अपने आप में लार्ज स्केल कंपनियां बन चुकी है। और ऑटो एंसिलरीज भी हैं जो कि काफी स्तर पर बड़ी कंपनियों के लिए सर्विसेज दे रही है, उनके कलपुर्जे बना रही है, जैसे टाटा मोटर्स लिए, महिंद्रा के लिए, या दूसरी जो एमएनसीज कंपनियां हैं, जैसे ब्रिजस्टोन टायर कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट है पीथमपुर में। तो ये सब बहुत पॉजिटिव हमने देखे हैं। और उस समिट से इस समिट में फर्क ये है कि मुख्यमंत्री जी बदले हैं और सोच बदली है जी। भोपाल करने का जो साहस है वह पहली बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे। हमने डोम भी आज सुबह से हम घूम रहे हैं, एग्जीबिशंस भी घूम रहे हैं, तो सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। B2B, B2C मीटिंग चल रही है, B2G मीटिंग भी चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठकर हमारी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उनकी स्कीम्स को समझा रहे हैं जी। वर्चुअल प्रेजेंटेशन सभी कमरों में थे, और जो अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन दुनिया के अलग अलग भागों से आए हैं उनके प्रेजेंटेशंस भी हुए, उनके MOU भी हुए, और वहाँ के जो लोग थे, चाहे वो फॉरेनर्स हों या इंडियन प्रवासी भारतीय हों या यहाँ के लोकल उनके काउंटर पार्ट हों, आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य रहा। और जिन भी लोगों ने MOUs किए हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में बताया है। तो मुझे लगता है कि सार्थक प्रयास है, क्योंकि एग्जीबिशन में उनके प्रोडक्ट भी डिस्प्ले थे, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे उन्होंने वहां पे डेमो देखा, और जो लोग आगे बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पर जो B2B और B2C मीटिंग हुई है उसमें बैठकर प्लानिंग की है आगे की। और सभी व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने का सुबह से चल रहा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बना है जिसमें हेल्दी डेवलपमेंट की गुंजाइश हर जगह से दिखती है। भंडारी जी, जो हमारे पास आ रहे हैं आंकड़े, अभी हमारे गोकुल पटवा जी अर्थशास्त्री, उन्होंने बताया कि 5 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आ चुके हैं। हमने तो 4 लाख करोड़ बताया। हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा वहीं पे हैं, आपके साथ ही मौजूद है, उन्होंने 2 लाख करोड़ की बात कही। क्या लगता है आपको कि ये जो 5 लाख करोड़ कल तक और बढ़ जाएगा? आज का उत्साह उद्योगपतियों को देखने के बाद क्या ये धरातल पे उतरेगा?
देखिए 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की जो बात चल रही है वो आज मोदी जी थे तो मोदी जी के सामने सभी लोगों ने दिल खोलकर घोषणाएं की, और 1,10,000 करोड़ की जो अदानी जी की घोषणा थी वो आज समिट के पहले ही वो कर चुके थे। और जो लोग मूड बना चुके हैं कि एमपी से जुड़ना है या एमपी में इंडस्ट्री लगाना है, तो वो एमओयू पहले भी साइन हुए, आज भी साइन हुए, और जैसा कि आप कल का कह रहे हैं, कल भी कई लोग आने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो पास दिए थे वो कुछ पास 25 तारीख के एमएसएमई सेक्टर के और स्टार्टअप के लोगों को दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि कल भी काफी सारे एमओयूज होंगे, काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, लेकिन इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं कल कम रहेगी, क्योंकि जो आज हुआ है वो कल भी होगा, लेकिन उस लेवल पे मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। और फिर भी अगर होता है तो बहुत अच्छा माहौल है, सभी को फायदा मिलेगा। जी मनोज जी कुछ कहना चाह रहे संक्षेप में? गोकुल जी के पास जाऊंगा फिर जी। दीपक जी ने जो बात की है और डॉक्टर साहब कुछ बोलने हैं उससे पहले भी एक छोटी बात और रखना चाहता हूं अपनी। जी बात हुई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, मैं भी उस पर्टिकुलर जो फार्मा का जो वो था B2B चल रहा था उसमें मैं गया था जी। मैंने देखा कि वहां पर बड़े बड़े जो अधिकारीगण थे, शायद दिल्ली से भी कोई PS आए हुए थे, दिल्ली के जो सेक्रेटरी लेवल के लोग थे जो भी आए हुए थे, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। जो बात आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा वही बात आ रही है। आज हम जो फार्मा सेक्टर में जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना से 70% जो है वो फार्मा का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, 70%। हम चाहते हैं कि उसको कम करें जी। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना पहले से काम कर रहा है, जो इतना 20-25 साल से हमारे लिए प्रोडक्ट बना के उसका एस्टेब्लिश हो चुका है, उसके सामने अगर हम नई इंडस्ट्री खड़े करते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो जो इंडिया की जो मैंने आपसे कहा ना बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, क्या वो प्रायोरिटी देंगी, क्या वो प्रायोरिटी देके हाथ हैंड होल्डिंग करेंगी, जिससे कि ये जो आज हम उनके सामने खड़े हो सकें, क्योंकि कंपटीशन टफ रहेगा। सामने वाला किस तरह से किस रेट में किस उसमें माल आपको देगा और आप उस माल को उस रेट पे बना पाएंगे। और ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप वही प्राइस कंपटीशन पे मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, तो उन इंडस्ट्री का क्या होगा, भविष्य कैसे हम उनको कैसे निर्धारित करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो किसी को नहीं बख्शता है जी। तो हमें ये जरूर कोशिश करनी होगी। मैंने इसीलिए डॉक्टर गुलरेज साहब के सामने बात पहले इसलिए रखी कि हमें हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है। यहां पर चाहे वो मेडिकल डिवाइस पार्क हम बना लें वो उज्जैन में, या हम किसी भी तरह से काम करें, कितना भी लैंड के अंदर हम कंसेशंस दे दें या जो भी कुछ करें, लेकिन हमें हैंड होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए एमएसएमई को लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आपको शुरुआत में ऐसा लगे कि मुझे नुकसान हो रहा है जी, लेकिन कैसे उनको खड़ा करें जो हमें बाद में काम आएंगे। और 2047 में जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन बना रहे। चल दीपक जी मैं आ रहा हूं, एक बार गोकुल पटवा जी के पास जाएंगे। पटवा साहब, एमएसएमई की बात होती है, बड़े उद्योगों की बात होती है, हमारा मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से किस में संपन्न होगा और रोजगार किस में ज्यादा बढ़ेंगे, एमएसएमई ज्यादा से ज्यादा आए या बड़े उद्योग? देखिए आएंगे तो दोनों ही आएंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अकेले इंजन से गाड़ी चलती है या अकेले डिब्बों से ट्रेन चल जाएगी जी। तो बड़े उद्योग, जैसे मैंने आपको बताया ना 5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं जब लाइव देख रहा था तो जैसे 110 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर इसके बाद 50 करोड़, इसके बाद घटते घटते 9वें नंबर पे जो उद्योग आया था वो 14,500 करोड़ का आया था जी। तो घटते क्रम में, और भंडारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमएसएमई या छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनको कल लिया जाएगा, मतलब घटते क्रम में जिसका इन्वेस्टमेंट कम है उसको इट मीन्स कि वो लास्ट में लिया जाएगा जी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संख्या ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे ये अभी ओपन नहीं हुआ है कि 110 लाख करोड़ जो हमारे बजट का लगभग 1/3 है, अकेला एक समूह यहाँ करेगा। तो ये केवल ये मत समझ के चलिए आप कि वो बिजली या इससे रिलेटेड है, उनके 50 काम है। फूड प्रोसेसिंग का भी उनका बड़ा काम है, उनका पेट्रोलियम से रिलेटेड है, उनका पावर से रिलेटेड है। तो
तो वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनका सोच है। नहीं, अब उन्होंने उनसे- शायद ये बताया है कि पावर और स्मार्ट व्हीकल जी इस पे करेंगे। अब जैसे पावर की बात कर रहा हूं तो पावर परचेजिंग, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इजी है कहीं के लिए भी, पावर जनरेशन खुद करेंगे, साथ में छोटी छोटी इंसुलरी यूनिट लगेंगी उनसे परचेज करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है उनसे कम रेट में परचेज करके ज़्यादा रेट में बेचेंगे। फिर जब व्हीकल बनता है तो आप भी जानते हैं मध्य प्रदेश में कम से कम 4 ऐसी यूनिट हैं जो अब तो शायद ज़्यादा हैं, जो सारे यहाँ की बड़े टाटा हो, महिंद्रा हो, मारुति हो या अशोक लैलैंड हो, सबके कुछ इंसुलरी पार्ट एमपी में बनते रहे हैं, बहुत लंबे समय से बन रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है। मैं बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट को उसमें जोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये जो यूनिट डाली जाएंगी, जब बड़ी यूनिट आएगी तो उसकी सपोर्टिंग यूनिट एमएसएमई में डालना मजबूरी है, क्योंकि नटवोल्ट जैसा काम बड़ी कंपनी नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं छोटी यूनिट उसको करेगी। तो एमएसएमई ऑटोमेटिक उसमें ज़्यादा आएंगी और वो लोकल के या हिंदुस्तान के बाकी जगह से आके इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा जी। पर मध्य प्रदेश सबसे बेहतर जो जगह है वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए है, और उसमें जैसे पतंजलि से रिलेटेड जो आया है, रिलायंस का भी जो इन्वेस्टमेंट आया, और बहुत सारे उद्योगों को मैं देख रहा था वो इससे रिलेटेड भी आए हैं। पर जो एक फिर मैं चूंकि हमारे साथ विपक्षी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता मौजूद नहीं है, तो मैं सबकी जो बात जब अच्छे काम होते हैं तो उसमें नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर हम जो शंका की बात करते हैं, जैसे मोदी जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, एक अभी डिफरेंस आया है जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करते हैं। तो अभी ट्रंप साहब को बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, वो इम्पोर्ट ड्यूटी में 4% से ज़्यादा नहीं रहने दूंगा, ऐसा वो बार बार घोषणा कर रहे हैं जी। हिंदुस्तान की इम्पोर्ट ड्यूटी एवरेजन 14.5% के लगभग है जी। अगर वहाँ से जो टेक्नोलॉजी, वहाँ से जो मटेरियल इंपोर्ट होता है, कल को उस पर इफेक्ट होता है। और आज रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। हम जब कोई चीज़ बेचेंगे तो हमारी चीज़ सस्ती बिकेगी, हम जब खरीदेंगे तो हमें महंगा मिलेगा जी। इसका इफेक्ट भी आना है। हम बात तो बड़ी इजी गोइंग कर रहे हैं, 5 लाख ट्रिलियन डॉलर, और उसमें से भी अभी हम 11वें नंबर पे हैं मध्य प्रदेश इकोनॉमी के तौर पे, यूपी अभी 3रे नंबर पे है। तो हम चाहते हैं 1 लाख नहीं 2 लाख हो, 2 लाख नहीं, मैं तो 2.5 लाख कह रहा हूँ, मोदी जी ने 2 लाख कहा, मैं तो कह रहा हूँ 2.5 लाख हमारा हो ट्रिलियन डॉलर। परंतु उसके लिए हमें बहुत बारीकी से सोचना होगा, और जो अभी तक नेगेटिव चीज़ें हुई हैं हमें उन्हें पॉजिटिव में बदलना होगा जी। और यही हमारी सफलता रहेगी। वो कैसे बदलें? मैंने बताया नहीं, अभी जैसे भंडारी जी ने बताया, मेरे भी नॉलेज में है कि जो दिल्ली में या दिल्ली के सेंट्रल के जो अधिकारियों ने अभी तक पूरे देश से जो कुछ अनुभव लिया है वो यहाँ पे दे रहे हैं हमारे साथ। एक बहुत अच्छी बात है कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है, वो किसी भी टीम शब्द इस वजह से यूज कर रहा हूँ मैं कि नॉर्मली खेल में हम लेते हैं कि प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव और फील्ड का अनुभव, जैसे उद्योगपति, तीनों का जो ट्रायंगल यहाँ पर है वो इस वक्त बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन में है। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कभी नहीं दिखा जी। क्योंकि तीनों को पर एक दूसरे को विश्वास डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कभी प्रशासन पर विश्वास नहीं होता था, प्रशासन पर उद्योगपति को विश्वास है तो सरकार पे विश्वास नहीं होता था, सरकार और प्रशासन पर विश्वास है तो उद्योगपति पे खुद पे विश्वास नहीं होता था कि उनका कॉम्बिनेशन सही रहेगा या नहीं रहेगा। आज ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है ये बेहतर है, और ये डे बाय डे जितना मजबूत होता जाएगा, जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, आप समझिए कि हम सक्सेस होते चले जाएंगे। जी। भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप काफी देर से? भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी का कोई भी यहाँ पे हमारे साथ बैठा नहीं है व्यक्ति, लेकिन मनोज मोदी जी का कहना था कि फार्मा इंडस्ट्रीज में 70% जो चाइना का होल्डिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट अब बदल रहा है। सन फार्मा ने आज जापान की कंपनी को टेक ओवर किया, सन फार्मा ने आज इजराइल की फार्मा कंपनी को टेक ओवर किया। तो भारतीय जो इंडस्ट्री है वो एक नए दौर में ग्लोबलाइजेशन के बाद जी। और आज एकाधिकार जो है वो तोड़ना बहुत आसान है। हमने ऑटोमोबाइल में यूरोप का एकाधिकार तोड़ा है, लैंड रोवर और जगुआर के एक्विजिशन के बाद, हमने कोरस के एक्विजिशन के बाद मेटल में भी हमने वो तोड़ा है, मतलब एकाधिकार जी। तो
आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है और इंडस्ट्री बहुत सतर्क है और बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रही है। और ये जो एक्विजिशन का दौर है, ये किसी समय में यूरोपियन कंपनियां करती थी या साउथ ईस्ट एशियन कंपनियां करती थी, अब इंडियन कंपनी कर रही है। हम लोग सोचते थे कि हम सॉफ्टवेयर में ही सबसे आगे हैं, लेकिन अब हम दूसरे फील्ड में भी आगे बढ़ने लगे हैं। और यहाँ के इंडिया के जो ब्रांड है वो पूरे वर्ल्ड में आज इस्टेब्लिश होने लगे हैं। ताज होटल हम दुनिया में घूमते हैं, हर जगह हमें मिलती नहीं तो हम हिल्टन और या फिर रेडिसन या यही ढूंढते थे। तो ये समय बदल रहा है और सरकार जो सोच है इंडस्ट्री को बढ़ाने की, उससे आगे बढ़ रही है। क्योंकि ईवी में हमने देखा था कि चाइना का एकाधिकार था और अमेरिकी कंपनी टेस्ला का भी एकाधिकार था, लेकिन यहाँ के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने ऐसी पॉलिसियां बनाई, तब जाके आज हम लोग उसमें डेवलप कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार भी सतर्क है, हमारे उद्योगपति भी सब समझदार हैं। तो ये बहुत अच्छा सामंजस्य बना है और उसका फायदा हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मिलने वाला है जी। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव माहौल है और बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो पूरी दुनिया आज स्वीकार कर रही है, उसके पीछे यही एक बैकबोन है मुझे लगता है जी। चलिए गुलरेज साहब, चूंकि गुलरेज साहब बहुत सारी कुछ समस्याएं सीधे तौर पे नहीं लेकिन आई हैं। सबसे पहले खपत कैसे होगी, बड़े उद्योग भी आएंगे, छोटे उद्योग भी आएंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम की बात शुरू से कही जाती रही है, इस बार भी सिंगल विंडो सिस्टम, हालांकि मोहन यादव जी ने काफी कुछ, मैंने भी पढ़ा है, और सरलीकरण कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता थोड़ा और सरलीकरण की आवश्यकता है गुलरेज साहब? डेफिनेटली जरूरत है और वो जरूरत के लिए काम कर रहे हैं। मोहन जी खुद भी काम कर रहे हैं, पार्टी भी अपने स्तर पर सुझाव दे रही है। पार्टी ने भी अपना एक जो सेल बना रखा है, वो सेल भी उस चीजों को सरकार को और अपना सुझाव देता है। और जहां तक एमएसएमई की बात है, ये तो हमारा विजन है कि जितने हम सेमी जो रूरल या सेमी अर्बन क्षेत्र हैं, उनमें जितने छोटे उद्योगों को लगाएंगे, जो कि अमूमन तौर पर एमएसएमई ही होते हैं। आप देखिए एमएसएमई में जो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट आता है, वो 60% से ज्यादा तो रूरल एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो। तो एमएसएमई को आगे बढ़ावा देना हमारे एक केंद्र बिंदु में है, चाहे वो केंद्रीय पॉलिसी हो या मध्य प्रदेश की पॉलिसी हो। तो बिना एमएसएमई के दूसरी इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो एमएसएमई डेफिनेटली टारगेट है और फोकस्ड है। हालांकि ये बात सही है कि वो इतना नजर में नहीं आता उसमें जो काम होता है, क्योंकि उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आते कि 1 लाख करोड़ का आ गया, 50,000 करोड़ का आ गया, तो वो इतना ज्यादा दिखता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सरकार का विजन केंद्रित है, केंद्र की तरफ से भी काफी सहयोग है और उस पर काम काफी हो रहा है। चलिए एक बार संदीप जी आपके पास फिर आते हैं, आप काफी देर से वहां हैं। इसके पहले भी आप जीआईएस मतलब इन्वेस्टर समिट आपने अटेंड किया है, इसमें आज जो आपने अटेंड किया, निश्चित तौर पे आप सुबह 7 बजे से सारे उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं। क्या अंतर देखा पहले के और अब में? देखिए एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। आपको मैं 2023 में लेके जाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा गया था। आमतौर पे बहुत सारी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुई, जिस प्रकार से ये 8वीं समिट है, तो लगातार विपक्ष लगातार जिस प्रकार से घेरता रहा सरकार को, एमओयू हो जाते हैं और फिर उसके बाद धरातल में नहीं उतरते उद्योग। तो इन सब चीजों का एक बड़ा जवाब है। मोदी एक गारंटी है और वो आज जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, जो उत्साह की बार बार बात हो रही है कि उद्यमियों में लगातार इस बार काफी उत्साह देखने को मिला है। और जिस प्रकार से आज अगर हम बात करें प्रस्ताव आए हैं और जो एमओयू हुए हैं, तो ये मोदी की गारंटी का ही कहीं न कहीं नतीजा है और मोदी की मौजूदगी का नतीजा है। जिस प्रकार से मोदी आए और जो लगातार, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो एक विश्वास बढ़ा है उद्यमियों के बीच में कि जिस प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री ध्यान दे रहा है, जहां पर इन्वेस्टर मीट में पहुंच रहा है प्रधानमंत्री, तो कहीं न कहीं वहां पर संभावनाएं हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके ही ये विश्वास उद्यमियों में बढ़ा है, वो उत्साह उनके चेहरे में दिख रहा था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि कल बड़ी संख्या में एक बार फिर से उद्योगपति यहां पर पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के लिए कई सारी खुशी की खबरें जरूर यहां पर सुनने को मिलेंगी। क्योंकि जब उद्योग बढ़ेगा
तो प्रदेश का विकास होगा। और वही कोशिश प्रदेश सरकार की है और वही चाहता हर व्यक्ति है, प्रदेश का हर इंसान चाहता है, क्योंकि अलग अलग अंचलों में अगर उद्योग लगेंगे तो उस क्षेत्र के हिसाब से वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पलायन कर रहे हैं, बच्चे शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो उनको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। वो अपने परिजनों के बीच में रहेंगे, वहीं पर रोजगार उनको मिलेगा और संपन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। जी चले, मध्य प्रदेश में मतलब जो आज इन्वेस्टर समिट हुई है तो उद्योगपतियों के अंदर है, पहले मोदी है मुमकिन है, यानी मोहन है तो मुमकिन है, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, गोकुल जी आपका, गुलरेज जी आपका, और मनोज जी आपका, और भंडारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो निवेश किसी भी राज्य और देश के विकास के लिए बुनियाद का काम करता है। दरअसल किसी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी राशि की जरूरत होती है और ये राशि निवेश के जरिए ही जुटाई जा सकती है। निवेश से ही बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, उद्योग धंधों से रोजगार पैदा होते हैं। निवेश ही वो धुरी है जिससे विकास का बेहतर खाका खींचा जा सकता है। वर्तमान में देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपति जिस तरह मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो ये इशारा कर रहा है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश का ही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।